कहते हैं दिल्ली दिल भरों की है, दिल जलों की है। कहते तो ये भी हैं कि दिल्ली दिल फरेबों की भी है। और लकी यानी कि लक्ष्मण लाल अग्रवाल में ये सारे गुण मौजूद थे। लोग उसकी शक्ल को देखकर ही कह देते थे, अबे दिल्ली से हो क्या। लकी वैसे दिखने में स्मार्ट और अट्रैक्टिव था, पर जेब से खस्ता हालत होने की वजह से रहता बेहद सिंपल तरीके से था। शर्ट का रंग उड़ा हुआ और पैंट से पैबंद जुड़ा हुआ। कहने को तो उसकी उम्र के लड़के दिल्ली की सड़कों पर रात को मोटर बाइक दौड़ाते थे, लेकिन लकी उर्फ लक्ष्मण लाल अग्रवाल सिर्फ कमरे से कॉलेज में पढ़ाई और गर्लफ्रेंड डिंपल के साथ थोड़ा वक्त बिताना, फिर कॉलेज से दुकान, दुकान से जब होम डिलीवरी आए तो वहां, और फिर घर चला जाता था। हाँ, कभी कभी जब वो किसी लड़के को खाली सड़क पर मोटर बाइक दंदनाते हुए देखता तो कहता, एक दिन अपना टाइम भी आएगा जब मैं चश्मा लगाकर बैठूंगा और पीछे डिंपल को बैठाऊंगा। देखना, जब वो मेरी कमर में अपना हाथ कसेगी और मैं तेजी से मोटरसाइकिल को इंडिया गेट के आसपास दौड़ाऊंगा, तो सारे दिल्ली का दिल हम दोनों को देखकर जलेगा। दुकान में रखा हुआ बर्नॉल भी काम नहीं आएगा। लकी ने कहा और अपने हाथ में बर्नॉल की क्रीम को दबा दिया। जैसे ही उसने क्रीम को दबाया, उसका क्रीम बाहर आ गई। अबे गधे, क्या कर रहा है? वो कोई स्पंज की गेंद है क्या जो उसे दबा रहा है? दुकान के मालिक ने उससे फटकारते हुए कहा और उसके सर पर एक चपत लगा दी। सॉरी सर, लकी ने अपना सिर बचाते हुए कहा। वो करोल बाग में स्थित एक छोटी सी मेडिकल स्टोर पर काम करता था। उसकी दुकान का नाम था चमन मेडिकल स्टोर और उसके ओनर का नाम था चमन लाल। लकी पिछले 5 साल से इन्हीं की दुकान पर काम कर रहा था। यहाँ इस छोटी सी शॉप पर काम करना उसकी मजबूरी थी। लाइफ में कंगाली की वजह से उसे कॉलेज में पढ़ाई पूरी करने के लिए पार्ट टाइम जॉब करना था। उसने कई अच्छी जगह अच्छी तनख्वाह की नौकरी ढूंढी, पर नहीं मिली और वो इस मेडिकल स्टोर पर ही अटक गया। गधे, अब इसके पैसे क्या तेरा बाप भरेगा? कटेगा। इसका पैसा भी तेरी तनख्वाह से कटेगा और एमआरपी से डबल रेट में कटेगा। चमन ने अपने दांतों को किचमिचाते हुए कहा। गुस्से की वजह से उसकी नाक फूल गई थी और लकी की सांसें। उसने घबराते हुए ओनर से पूछा, एमआरपी से डबल क्यों सर जी? ताकि अगली बार से ऐसी कोई हरकत करने से पहले तू डबल बार सोचे। चमन ने कहा और उसके हाथ से ट्यूब छीन ली। उसका जी तो चाह रहा था कि वो लकी की खोपड़ी पर एक और बार अपना हाथ साफ कर ले, लेकिन उससे पहले ही दुकान का फोन बजने लगा। फोन की घंटी बजते ही लकी को वहां से निकलने का मौका मिल गया और वो भागते हुए फोन उठाने के लिए चला गया। हेलो जी, करोल बाग के बेस्ट मेडिकल चमन मेडिकल स्टोर से बोल रहा हूँ, बताइए क्या काम था? ये लकी की पेटेंट लाइन थी। चाहे कहीं से भी फोन आए, लेकिन उसे फोन पर बस यही बोलना था। जैसे ही इधर लकी ने अपनी बात कही, उधर से जवाब आया, मैं अप्रूविंग नाइट होटल के कमरा नंबर 303 से बात कर रहा हूँ। एक छोटा सा ऑर्डर है, नोट करो और जल्दी से होटल पर डिलीवर करवा दो। वो एक लड़के की आवाज थी। उसकी आवाज में काफी भारीपन और एक अजीब सी जल्दबाजी थी। जैसे ही लकी ने वो आवाज सुनी, पता नहीं क्यों उसे वो आवाज जानी पहचानी सी लगी। जी सर, बताइए आपका क्या ऑर्डर है? हाँ तो लिखो, हार्ट प्ले के 2 पैकेट और 1 पैकेट टिश्यू। लकी, जो कि अपना पेन लेकर खड़ा था, हार्ट प्ले का नाम सुनते ही झिझक गया। असल में हार्ट प्ले नाम का एक कंडोम आता था और इसलिए उसका नाम सुनते ही लकी शर्मा गया था। इतने साल से भी मेडिकल की स्टोर पर काम करने के बाद उसे इन चीजों का नाम सुनने में शर्म आती थी। हेलो भाई, लिखा कि नहीं लिखा? उस आदमी ने फिर से लकी से पूछा। जी सर, लिख लिया सर, लिख लिया। लकी ने खिसियाकर हंसते हुए कहा। लिख लिया तो फिर लेकर निकल, उस लड़के ने कहा। उसकी आवाज सुनकर ना जाने ऐसा क्यों लग रहा था कि वो बहुत बड़ा आदमी था। जी सर, लेकिन सर बाहर तो बारिश हो रही है, लकी ने कहा। उसने देखा कि बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। उनकी दुकान के सामने पानी भर गया था और तेज हवाओं की वजह से चमन मेडिकल स्टोर का बोर्ड भी गिर गया था। लकी को लग रहा था कि वो इतनी तेज बारिश में अभी एकदम से तो नहीं निकल पाएगा, तो उसने उस लड़के को समझाते हुए कहा, सर मैं ऑर्डर तो ले आऊंगा पर थोड़ा टाइम लग जाएगा, बारिश थोड़ी थम जाए आप। इससे पहले कि वो कुछ आगे बोल पाता, फोन पर लड़का बोल पड़ा। तुम्हारे मालिक को पता है कि तुम मल्होत्रा जी के लड़के को मना कर रहे हो? हाँ पता है, बारिश हो रही है, इसलिए सारा सामान अच्छे से थैली में पैक करके लाना और लेट नहीं होना चाहिए, समझे? उस लड़के ने कहा और इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता, उसने फोन काट दिया। उधर से लकी के दुकान का ओनर उसे घूर कर देखा जा रहा था। लकी के हाथ में पेन और पेपर देखकर ही वो समझ गया था कि उसके पास कोई ऑर्डर आया था। आज वैसे भी इतनी बरसात होने की वजह से सुबह से इक्का दुक्का ग्राहक ही दुकान पर आए थे। ऐसे में उसकी दुकान का मालिक एक भी ऑर्डर को छोड़ना नहीं चाहता था।
वो लकी को देख रहा था और लकी बारिश की ओर देख रहा था। बारिश का बहाना नहीं चलेगा, जाना पड़ेगा। चमन लाल ने कहा। मैं बहाना नहीं कर रहा सर, थोड़ी बारिश धीमी हो जाए तो मैं चला जाऊंगा। अभी आप खुद ही देखिए कितनी तेज बारिश है। वो पता नहीं कोई मिस्टर मल्होत्रा का कोई बेटा कुछ ज्यादा ही जल्दी में था। मैं साइकिल से तो पहुंच नहीं पाऊंगा इतनी जल्दी। लकी ने उनकी ओर देखते हुए कहा। क्या कहा? मिस्टर मल्होत्रा जी का बेटा? तू मेरी दुकान बंद करवाएगा क्या? अभी क्या भी निकल उनका ऑर्डर लेके, वो हमारे बहुत पुराने कस्टमर है। चमन ने कहा। पर लकी ने कहा ही था कि चमन बोला। पर कुछ नहीं, तू मेरी मोटरसाइकिल ले जा, उसने गुस्से में कहा। अरे सर जी, 200 के ऑर्डर में मुश्किल से 40 रुपए बचेंगे। इससे 3 गुने का तो पेट्रोल ही लग जाएगा, और अगर गाड़ी रास्ते में बंद हो गई तो अलग से खर्चा, लकी ने समझाते हुए कहा। वो जानता था कि उसका मालिक इन सब बातों पर ध्यान नहीं देने वाला। चमन लाल बोला। कोई बात नहीं, तू जा, चाहे जो हो जाए ग्राहक नाराज नहीं होना चाहिए, और वैसे भी वो मल्होत्रा जी का बेटा है। चमन लाल ने मोटरसाइकिल की चाबी लकी की ओर उछालते हुए कहा। लकी ने चाबी ली। उसे देखकर उसके अंदर मिक्स फीलिंग आ गई। एक तो वो बहुत खुश हुआ कि बड़े दिनों बाद बाइक चलाने को मिलेगी, पर वहीं दूसरी तरफ दुखी इसलिए हुआ कि बाइक मिली भी तो ऐसी तेज बारिश में, अगर खराब हो गई तो इसकी चपत भी उसके सिर पर ही पड़ेगी। वो मुंह लटकाकर रेनकोट और हेलमेट पहनते हुए वहां से निकल गया। बाहर आकर बाइक को देखा तो लकी ने मन में सोचा, चलो ठीक है, जो होगा देखा जाएगा, कम से कम बाइक तो चलाने को मिल रही है। दरअसल लकी इतने साल काम करने के बाद भी अपने लिए एक मोटरसाइकिल नहीं ले पाया था। लकी की तनख्वाह ही इतनी भर थी कि सिर्फ उसके कमरे का किराया, उसकी साइकिल में डालने वाली हवा का खर्च, बिजली पानी का बिल और डिंपल के साथ महीने में 1-2 बार बाहर खाने का खर्चा ही निकल पाता था। उसे डिंपल की कही बात अक्सर याद आती थी। लकी, अगर अगले 2 महीने में तूने बाइक नहीं खरीदी ना तो मैं तेरे से ब्रेकअप कर लूंगी, देखना। असल में डिंपल को लकी के साथ बाइक पर घूमने की बड़ी तमन्ना थी। लकी की इस उजाड़ जिंदगी में एक वही तो थी जिसके लिए जिंदा रहने को उसका जी चाहता था। जब भी वो उससे बाइक की बात करती तो लकी डिंपल की इस बात को हंसकर टाल देता था। वो अपने मन में इस बात को अच्छे से जानता था कि डिंपल उससे बहुत प्यार करती थी और वो उससे कभी छोड़कर नहीं जा सकती थी। वो दोनों एक दूसरे में ऐसे घुले मिले थे जैसे बादल बरसात में घुल जाती है। लकी को डिंपल बहुत पसंद थी और वो उसके लिए दुनिया जहां की खुशियां खरीद कर ला देना चाहता था। वो चाहता था कि एक दिन वो डिंपल को प्लेन में बैठाए, लेकिन उसके ये सब ख्वाब इस कम तनख्वाह की नौकरी की वजह से कभी पूरे नहीं होने वाले थे। पर आज उसके पास एक मौका था। वो डिंपल को अपने साथ इस बारिश में राजपथ घुमाना चाहता था। वो उसे दिल्ली दिखाना चाहता था। चमन लाल को देने के लिए उसने पहले से ही बहाना सोच रखा था। बस जल्दी से वो ये डिलीवरी देकर सीधे डिंपल के पास ही जाने वाला था। उसने होटल ब्लूमिंग नाइट के बाहर मोटर बाइक पार्क की और सीधे होटल के अंदर चला गया। लकी ने रिसेप्शन पर पहुंचकर नमस्ते करते हुए रिसेप्शनिस्ट को बोला, जी मैं चमन मेडिकल स्टोर से आया हूं, रूम नंबर 303 का ऑर्डर था सर। रिसेप्शन पर खड़ा आदमी उसके हाथ में काली थैली को देखकर समझ गया था कि उसमें क्या था और वो मंद ही मंद मुस्कुराते हुए बोला, 3rd फ्लोर पर है, लिफ्ट से चले जाओ, रेनकोट यहीं उतार देना। जैसा उस आदमी ने कहा लकी ने ठीक वैसा ही किया और लिफ्ट में चढ़ने के कुछ ही देर बाद वो 3रे माले पर पहुंच गया था। वो रूम नंबर 303 के बाहर पहुंचा और उसने डोरबेल बजाई। जैसे ही दरवाजा खुला लकी ने थैली आगे बढ़ाते हुए कहा, नमस्ते, मैं चमन मेडिकल स्टोर से लकी, ये आपका। इससे पहले कि लकी आगे कुछ कह पाता उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उसने अपने सामने जो देखा उसके बाद उसे ऐसा लगा कि बंद छत के नीचे भी उसके ऊपर आसमान से आकर एक जोरदार बिजली गिर गई थी। उसके सामने एक लड़की खड़ी थी। वो लड़की और कोई नहीं बल्कि उसकी गर्लफ्रेंड डिंपल ही थी। उसने एक पर्पल कलर का नाइट गाउन पहन रखा था। उसके काले घने बाल गीले थे और उसने उन्हें अपने कंधे पर फैला रखा था। उसकी खुशबू से ही ये चीज साफ पता चल रही थी कि वो अभी अभी नहा कर आई थी। डिंपल, तुम यहाँ क्या कर रही हो? लकी को अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसने 2 बार अपनी पलकें झपका कर देखा, लेकिन दोनों बार ही उसे अपने सामने डिंपल ही नजर आई। तुम यहाँ क्या मेरा पीछा करते हुए आए हो लकी? डिंपल ने उल्टा उसी के ऊपर पलटवार करते हुए कहा। लकी को देखकर उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि लकी यहाँ आ जाएगा। उसने ना तो सुबह से उसे फोन किया था और ना ही उसके मैसेज का कोई जवाब दिया था। वो अपने मन में सोचकर बैठी थी कि वो अगले दिन खुद ही उससे मिलकर बोल देगी कि उसकी तबीयत खराब थी। डिंपल बेबी, क्या हो गया? किससे बात कर रही हो? अचानक से एक गबरू जवान सा लड़का दरवाजे के पास आकर खड़ा हो गया था। उसने बनियान पहन रखी थी। लकी उसे पहचान गया था। साले राहुल के बच्चे, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी डिंपल को हाथ लगाने की? लकी ने जैसे ही राहुल को देखा उसके तन बदन में मानो आग सी लग गई थी।
वो उसे इस वक्त इतना बुरा मारना चाहता था, इतना बुरा पीटना चाहता था जिसकी कोई हद सीमा नहीं थी। लकी जिस कॉलेज में पढ़ता था, राहुल और डिंपल भी उसी में पढ़ते थे और वो कॉलेज राहुल के फादर का ही था। डिंपल ने राहुल के पिता की एक कंपनी में जॉब पकड़ ली थी और राहुल उस पर बहुत लाइन मारता था। लकी ने 1-2 बार डिंपल को उससे दूर रहने के लिए भी कहा, लेकिन डिंपल ने उसे यह कहकर टाल दिया था कि वो सिर्फ अच्छे दोस्त थे। आज भी इससे पहले कि वो आगे बढ़ता, डिंपल उन दोनों के बीच आ गई। रुक जाओ, डिंपल ने गुस्से में कहा और लकी के सीने पर हाथ रखकर उसे रोक दिया। लकी लंबी सांसें ले रहा था और कुछ ही सांसों के बाद उसका गुस्सा शांत हो गया। अब डिंपल के पास भी छुपाने के लिए कुछ नहीं था, इसलिए उसने लकी से कहा, लकी, आज से तुम्हारा और मेरा ब्रेकअप। ब्रेकअप? लकी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। उसकी आंखें नम हो गई। लकी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसने डिंपल की ओर देखा और बोला, डिंपल, हम पिछले 1 साल से एक दूसरे के साथ हैं और तुम हो कि मुझसे ब्रेकअप करना चाहती हो? अरे मैं तो तुम्हारे लिए नई बाइक लेने वाला था। चल रहने दे, आज ही याद आई है तुझे बाइक की। अरे तेरे पास मुझे बाहर घुमाने के लिए, खिलाने पिलाने के लिए पैसे तो है नहीं, तू कहां से लेगा बाइक? और अगर ले भी लेगा तो उसमें पेट्रोल कहां से डलवाएगा? तेरी 8,000 रुपए महीने की नौकरी, उसमें होगा ये सब? लोग हंसते हैं मेरे ऊपर जब मैं सरोजनी में तेरे साथ घूमती हूँ। मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहती लकी। मैं तेरी तरह गरीब नहीं रहना चाहती। तूने मुझे फंसाया था, उल्लू बनाया था तूने मुझे, इसलिए मैंने राहुल से मैचअप कर लिया है। आज से यही मेरा बॉयफ्रेंड है, डिंपल ने गुस्से में कहा। अच्छा, तो बेबी ये है तुम्हारा वो बेकार सा एक्स बॉयफ्रेंड? राहुल ने पूछा और डिंपल के बगल में आकर खड़ा हो गया। फिर उसने लकी के हाथ से थैली उठाई और उसमें से हार्ड प्ले का पैकेट निकालकर उसे चिढ़ाने के लिए उसे हवा में लहराने लगा। बाप रे, इससे बदकिस्मत इंसान इस दुनिया में और कौन होगा? राहुल ने उसकी टांग खींचते हुए कहा। लकी के पास उसकी बात का कोई जवाब नहीं था। उसने गुस्से से डिंपल की ओर देखा और अपनी हाथों की मुट्ठी भींच ली। फिर वो वहां से निकल गया। अबे पैसे तो ले जा, सब कुछ फ्री में देता जाएगा क्या? राहुल ने जोर से ठहाके लगाते हुए कहा, लेकिन लकी बिना उसकी बात सुनते ही निकल गया। उसके दिमाग में डिंपल के कहे शब्द गूंज रहे थे। उसने कभी सपने में नहीं सोचा था कि डिंपल उसके साथ कुछ ऐसा भी कर सकती थी। जिस इंसान के लिए वो इतना कुछ करना चाह रहा था, उसे उसकी कोई कदर ही नहीं थी। लकी इतना हताश हो गया था कि बुरी तरह से रोने लगा। इस बार वो लिफ्ट से नहीं बल्कि सीढ़ियों से नीचे उतरा और एक सीढ़ी उतरने के साथ उसके आंसू आंखों से छलकते जा रहे थे। जब उसकी आवाज सुनकर कुछ लोग अपने कमरे से बाहर आए तो लकी ने तुरंत अपने आंसू पोंछे और तेजी से वहां से भाग गया। उसे जिंदगी में पहली बार प्यार हुआ था और पैसों की कमी की वजह से ना सिर्फ उसका प्यार बल्कि उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई थी। लकी जैसे ही बाहर आया तो उसने देखा कि बाहर अंधेरा हो गया था। आसमान में तेज बिजली कड़की और बारिश जो थमी थी एकाएक फिर से झमाझम बरसने लगी। ये देख लकी के थमे हुए आंसू एक बार फिर से छलक गए। उसका दिल बुरी तरह से टूट चुका था, लेकिन उसे इस बात की खुशी भी हो रही थी। आखिर आज उसे डिंपल का असली चेहरा नजर आ गया था। वो तो उसके साथ घर बसाने की सोच रहा था, लेकिन अच्छा हुआ कि उसने पहले ही उसका घर बर्बाद होने से बचा लिया। लकी को दुख तो बहुत हो रहा था, पर उसे यह भी लग रहा था कि उसे आगे चलकर यही दुख उसे खुशी देने वाला था। लेकिन एक चीज थी जो लकी को परेशान कर रही थी, वो थी उसकी माली हालत। उसकी जेब इतनी तंग थी कि उसे फटी हुई जेब की पैंट पहनकर घूमना पड़ता था। कभी कभी तो लकी सिर्फ रोटी खाकर दिन काट लेता था। वो कब से कोशिश कर रहा था कि कोई अच्छा काम पकड़ सके, लेकिन उसे कोई काम देने को राजी नहीं था। उसने टूटे हुए दिल को दिलासा देते हुए मन में सोचा कि डिंपल पर खर्च होने वाले पैसे बच जाने से शायद उसके हालात सुधर जाएंगे, पर फिर भी वो रातों रात रईस नहीं हो जाने वाला था। उसने ऊपर आसमान की ओर देखा और जोर से चिल्लाया, अगर इतना ही अनलकी बनाना था तो फिर नाम लकी क्यों रखा भगवान? वो जितनी जोर से चिल्ला सकता था उतनी जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज से आसपास खड़े लोग एक बार तो डर गए थे। लकी ऊपर ही देख रहा था और उसके आंसू बारिश के पानी के साथ मिल गए थे। जैसे ही वो फूट कर रोने को था, तभी उसके फोन पर एक मैसेज आया। जैसे ही लकी ने अपना फोन निकालकर उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया, उसकी तो आंखें ही चमक गई। अचानक उसके आंसू हंसी में बदल गए और वो जोर जोर से वहीं सड़क पर नाचने लगा। उस मैसेज में लिखा था, परिवार की रिसर्च और परिवार के निर्णय के हिसाब से अग्रवाल परिवार का वारिस लक्ष्मण लाल अग्रवाल उर्फ लकी ने गरीबी अभ्यास की परीक्षा को पास कर लिया है और आज से ही वो उस जमीन और उस जायदाद का मालिक हो जाएगा जो परिवार ने उसके नाम कर रखी थी। उस मैसेज को पढ़ने के बाद भर
बरसात में भी उसका चेहरा सूरज की तरह खिल उठा था। लकी ने इस मैसेज को पढ़कर खत्म किया ही था कि उसके फोन पर बारिश की बूंदें जमा होने लगी थीं। लकी ने थोड़ी देर की खुशी मनाने के बाद याद किया कि वो सच में गरीब नहीं था। असल में उसके परिवार ने उसे एक परीक्षा में डाल रखा था जिसका नाम था गरीबी अभ्यास परीक्षा। इस परीक्षा के तहत लकी को अग्रवाल खानदान में उसके नाम की जमीन और जायदाद पर तभी हक मिलने वाला था जब वो इस परीक्षा को पास कर लेता। अचानक से उसे याद आया कि वो गरीब नहीं था बल्कि गरीब होने की परीक्षा दे रहा था। हालांकि परीक्षा देते देते उसे 8 बरस हो चुके थे, इसलिए उसे एहसास होने लगा था कि वो कभी परीक्षा को पास ही नहीं कर पाएगा और हमेशा हमेशा के लिए गरीब ही रह जाएगा। अच्छा हुआ चली गई, अब मिलना कभी। लकी ने होटल की तीसरी मंजिल की ओर देखा और पानी के अंदर ही अपना पैर पटक दिया। वो डिंपल को कोस रहा था। उसने अपनी मोटरसाइकिल उठाई और फिर से चमन मेडिकल स्टोर जाने के लिए मुड़ने लगा। अगले दिन जब लकी की आंख खुली तो वो सीधा उठा और तैयार होकर शहर के सबसे बड़े बैंक न्यू सिटी बैंक पहुंच गया। न्यू सिटी बैंक न सिर्फ शहर का सबसे बड़ा बैंक था बल्कि वो सबसे अमीर बैंक भी था। वहां पर शहर के सबसे अमीर लोगों के ही पैसे जमा किए जाते थे। लकी वहां पैसे को निकलवाने के लिए जा रहा था। न्यू सिटी बैंक साउथ दिल्ली में बसा हुआ था और उसके दरवाजे के बाहर महंगी से महंगी गाड़ी खड़ी थी। भाई, अब इसमें से कौन सी नई गाड़ी लेगा, लकी ने मन ही मन सोचा। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि कल तक तो वो एक मोटरसाइकिल तक नहीं खरीद पा रहा था और आज वो एक कार, और वो भी इतनी महंगी कार खरीदने की सोच रहा था। फिर उसने अपनी नज़र गाड़ी पर से हटाई और बैंक के अंदर जाने लगा। उसने देखा कि बाहर बहुत भीड़ थी और महंगे से महंगे कपड़े पहने लोग बैंक के अंदर जा रहे थे। कहाँ दवाओं की बदबू और कहाँ ये खुशबू। उसने एक बहुत ही गहरी सांस के अंदर ज्यादा से ज्यादा खुशबू को समेटने की कोशिश करते हुए अपने मन में सोचा, लेकिन अगले ही पल उसके मन में संकोच पैदा हो गया था। रातों रात लकी की किस्मत तो बदल गई थी, लेकिन उसके कपड़े नहीं बदल पाए थे। इतने बड़े बैंक में वो वही कपड़े पहनकर आ गया था जो वो अक्सर अपने काम पर पहन कर जाता था। पैसे लेते ही ना सबसे पहले नए कपड़े खरीदने हैं, लकी ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर दाखिल होने लगा। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, उसे आवाज आई, आउच! लकी थोड़ा सा हड़बड़ी में दिखाई दे रहा था और इस जल्दबाजी के चक्कर में वो एक लंबे बाल वाली लड़की से जा टकराया था जो कि उसके बगल में ही चल रही थी। माफ करना, मैं आपको देख नहीं पाया, सॉरी। लकी ने तुरंत उससे हाथ जोड़कर माफी मांगते हुए कहा। उस लड़की ने इतने अच्छे कपड़े पहन रखे थे कि उसे देखकर ही लग रहा था कि वो किसी अमीर घराने की लड़की थी, इसलिए सॉरी बोलते वक्त ना चाहते हुए भी लकी के हाथ उसके सामने जुड़ गए थे। लेकिन जब उस लड़की ने लकी के कपड़े और उसके हुलिये को देखा तो उसने अपनी नाक भौं सिकोड़ ली। वो लगभग हर रोज इस बैंक में आया और जाया करती थी, लेकिन उसने आज तक इस बैंक के अंदर लकी जैसे फटीचर आदमी को घुसते हुए नहीं देखा था। उसके बालों में से आंवले के तेल की गंध आ रही थी। उसने गुस्से भरी नजरों से लकी की ओर देखा और बोली, क्यों नहीं देख पाए? मैं क्या ट्रांसपेरेंट हूं? तुम्हें इतनी बड़ी लड़की दिखाई नहीं देती? इससे पहले कि बात आगे बढ़ती, उस लड़की ने देखा कि इस बैंक की मैनेजर यास्मीन पटेल उन दोनों की ओर बढ़ी चली आ रही है। उसने भी लकी को देखकर वैसी ही शक्ल बनाई थी जैसी शक्ल उस लंबी लड़की ने बनाई थी। आई एम सो सॉरी मिस, आपको कहीं लगी तो नहीं? यास्मीन ने उस लड़की से पूछा और फिर घिन्न भरी नजरों से लकी की ओर देखने लगी। लकी तमतमाती आंखों से उन दोनों को देखा जा रहा था। वो जानता था कि उसने इतनी जोर से भी दरवाजा नहीं खोला कि उसे चोट लग जाए, लेकिन असल में उसे यह मालूम नहीं था कि वो लोग उसे नहीं बल्कि उसके कपड़े को देख रहे थे। यास्मीन ने लकी को ऊपर से नीचे तक देखा और ना जाने उसके मन में क्यों शक पैदा हो गया। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप यहाँ पर किस काम से आए हैं? यास्मीन ने बड़ी मुश्किल से अपने चेहरे पर एक मुस्कान लाते हुए कहा। वो उसका हुलिया देखकर ही समझ गई थी कि वो यहाँ का कस्टमर तो नहीं था। लकी ने अपने आप को संभाला और कहा, हाँ, वो मैं अपना पैसा निकलवाने के लिए आया था। पैसे निकलवाने के लिए आए हो? यास्मीन ने लकी की बात को ही दोहराते हुए कहा। वैसे तो वो लकी की बात पर जोर से हंसना चाहती थी, लेकिन उसने अपने आप को थोड़ा सा काबू में कर लिया था। लकी की बात सुनकर उसे लग रहा था कि वो कोई पागल था जो यहाँ जबरदस्ती घुसा चला आ रहा था। हाँ, तो क्या आपके पास कार्ड है? यास्मीन ने उससे आगे पूछा। न्यू सिटी बैंक का कार्ड हासिल करना एक बहुत ही मुश्किल भरा काम था। अगर किसी को भी उस बैंक का कार्ड लेना था तो सबसे पहले उस आदमी को अपने खाते में कम से कम 5 लाख रुपए जमा करवा कर रखने पड़ते थे, तब जाकर उसे कहीं कार्ड मिलता था। लेकिन लकी तो पहली बार ही यहाँ आ रहा था,
इसलिए उसके पास कार्ड होने की कोई संभावना ही नहीं थी। लकी जब यास्मीन के सवाल का जवाब नहीं दे पाया तो यास्मीन ने फिर उससे पूछा, मैं पूछ रही हूं कि आपके पास कार्ड है? वो समझ गई थी कि लकी पागल ही था जो कहीं से भागकर सीधा उनके बैंक में आ गया था। कार्ड नहीं मेरे पास। लकी ने उसके सवाल का जवाब दिया और वो फिर इधर उधर देखने लगा। जैसे ही उस लंबे बालों वाली लड़की ने लकी का जवाब सुना तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। यास्मीन को तो सिर्फ लग रहा था कि वो पागल है, लेकिन वो लड़की तो अपने मन में मान चुकी थी कि यह लड़का कोई पागल ही है जो कहीं झोपड़ पट्टी से यहाँ आ गया है। इससे पहले कि आगे कोई कुछ कह पाता, उस लंबे बालों वाली लड़की के पिता वहां आ गए और बोले, चलो बेटी। उनके हाथों में कुछ कागजात थे। लकी ने देखा कि उन्होंने महंगा सा सूट पहन रखा था। उस लड़की ने यास्मीन के दोनों हाथों को पकड़ा और बोली, यास्मीन देखो, अगर इस तरह के सड़क छाप लोग तुम्हारे बैंक में ऐसे ही घुसते चले आए ना और बाकी कस्टमर्स को परेशान करने लगे तो तुम्हारे बैंक की इमेज और उसके शेयर्स दोनों को काफी नुकसान होगा। एक मैनेजर होने के नाते तुम्हें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि आगे मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। उस लड़की ने कहा और अपने पिता के साथ बैंक के बाहर चली गई। अपना ध्यान रखना कोयल मैडम, मैनेजर ने उसकी गाड़ी तक छोड़ने के लिए आते हुए कहा। आज तो वो बाल बाल बच गई थी। कोयल और उसके पिता इस बैंक के सबसे पुराने और सबसे वफादार कस्टमर्स थे। अगर आज यास्मीन उन्हें नाराज कर देती और वो उसके बैंक से अपना खाता बंद करवा देते तो शायद यास्मीन की नौकरी तक जा सकती थी। और यह सब हो रहा था उस पागल लकी की वजह से। इसे जल्द से जल्द यहां से भगाना पड़ेगा, यास्मीन ने अपने आप से कहा और फिर बैंक के अंदर आने लगी। यास्मीन उसे अपने बैंक से बाहर निकालने के तरीके के बारे में सोच रही थी, मगर जैसे ही वो बैंक में दाखिल हुई उसने देखा कि लकी वहां था ही नहीं। अरे अब ये कहां चला गया? उसने अपने आप से पूछा। वो इधर उधर देखने लगी, लेकिन लकी वहां भी नहीं था। यास्मीन को अच्छे से पता था कि वो उसके सामने तो बाहर नहीं निकला था। इसका मतलब था कि वो बैंक के अंदर ही था, लेकिन यास्मीन उसे ढूंढ नहीं पा रही थी। कुछ देर तक बैंक के सारे कोनों को देख लेने के बाद यास्मीन को लगा कि शायद लकी यहां बहुत ही असहज महसूस कर रहा होगा, और जब वो कोयल को दरवाजे पर छोड़ने के लिए आई तब उसके पीछे पीछे वो भी निकल गया होगा। चलो जान बची, यास्मीन ने अपने आप से कहा और अपने केबिन में आकर बैठ गई। जैसे ही उसने आज के दिन की पहली फाइल उठाई थी उसे किसी एक की झलक दिखी। ये कोई और नहीं बल्कि लकी ही था। अरे ये कहां छिपा हुआ था? यास्मीन ने अपने आप से ही कहा और तुरंत फाइल को टेबल पर रखकर वो ऑफिस के बाहर आ गई। उसने देखा कि लकी बैंक के वीआईपी लॉन्ज के बाहर खड़ा था और उसके खंबे की आड़ की वजह से वो यास्मीन की नजर से बाहर हो गया था। अब यास्मीन को तो वो मिल गया था, लेकिन उसके लिए उससे भी बड़ी एक और मुसीबत खड़ी हो गई थी। लकी जिस कमरे के बाहर अभी खड़ा था उस कमरे के अंदर शहर के सभी रईस लोगों का उठना बैठना था। बैंक के सिलसिले में या फिर किसी दूसरे काम के सिलसिले में वो सभी लोग यहीं आकर बात किया करते थे। उस कमरे के अंदर जो लोग बैठे थे उन सबके करोड़ों रुपए इस बैंक के खाते में जमा थे। अब अगर ऐसे में लकी वहां घुस जाता तो सब लोग मिलकर यास्मीन की गर्दन पर चढ़ जाते। रुको, जहां हो वहीं खड़े रहो, यास्मीन जोर से और साथ ही गुस्से से चिल्लाई। बाकी के लोग जो वहां खड़े थे वो यास्मीन की ये चीख सुनकर डर गए थे। कुछ लोगों को उसकी इतनी जोर से आवाज करने की वजह से गुस्सा भी आ गया था और यास्मीन सबसे मुस्कुराते हुए माफी मांगकर आगे बढ़ती जा रही थी। वो लकी को किसी भी तरह से उस कमरे में जाने से रोकना चाहती थी, लेकिन उससे पहले ही वो उस कमरे के अंदर दाखिल हो चुका था। अरे यार, ये आदमी है या गधा? यास्मीन ने अपना ही सिर पीटते हुए कहा और वो भी उस कमरे के दरवाजे की ओर बढ़ने लगी। उसने उस कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वो अंदर से लॉक हो गया था। बाप रे, ये कैसा आदमी है? बिना परमिशन के अंदर घुसा तो घुसा, लेकिन दरवाजा भी अंदर से बंद कर लिया। अब यास्मीन की सांसें फूलती जा रही थी। उसे बहुत डर लग रहा था। उसका जी यह सोचकर घबराए जा रहा था कि ना जाने अंदर लकी और उस रिलेशन मैनेजर के बीच क्या हो रहा होगा। इधर जैसे ही लकी कमरे में दाखिल हुआ, वहां का कस्टमर रिलेशन मैनेजर जो कि सोफे पर फैला हुआ था, वो उसे देखते ही अचानक सीधा बैठ गया। हेलो सर, कैसे हैं आप? उसके मुंह से बिना लकी को देखते हुए ये शब्द निकले। उसे याद था कि इस कमरे में कुछ खास लोग ही आते थे और जो भी आते थे यास्मीन उनके आने की खबर उसे पहले ही दे देती थी। लेकिन इस वक्त जो आदमी उसके सामने खड़ा था, उसे देखते ही वो अपनी जगह पर जम गया था। ना तो वो कहीं से भी वीआईपी लग रहा था और ना ही वो उसका कोई रिश्तेदार था। कौन हो भाई तुम? क्या चाहिए तुम्हें?
उस मैनेजर ने 20 साल के जवान लड़के को देखते हुए कहा, मैं यहाँ अपना पैसा लेने आया हूँ। लकी ने सीधे मुद्दे की बात को मैनेजर के सामने रखते हुए कहा, तुम्हारे पास हमारा सुप्रीम कार्ड है? मैनेजर ने उससे ऊपर से नीचे तक देखा और पूछा, नहीं नहीं, मेरे पास कोई कार्ड नहीं है। लकी ने कहा, तो फिर हम तुम्हें कोई पैसा नहीं दे सकते, चलो अभी दरवाजा खोलो और सीधा बाहर निकलो। मैनेजर ने कहा और सोफे पर से उठ गया। नहीं, मैं अपना पैसा लिए बिना नहीं जाऊंगा यहां से। लकी भी जिद पर अड़ गया। अरे बोला ना, बिना कार्ड वाले को पैसा नहीं मिलता है, और वो भी पैसा होगा तब तो मिलेगा ना। मैनेजर ने उसके करीब आते हुए कहा, अरे पैसा है तभी तो निकालने आया हूं सर। लकी ने कहा, देख फालतू की बहस मत कर सुबह सुबह, वरना मैं सिक्योरिटी को बुला लूंगा तो वो लोग मार मार कर बाहर निकालेंगे तुझे। लकी यह सुनकर घबरा गया था। मैनेजर के चेहरे का गुस्सा उसे साफ नजर आ रहा था, लेकिन ऐसा भी नहीं था कि वो झूठ बोल रहा था। भले ही उसके पास कार्ड नहीं था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वो अग्रवाल खानदान का लड़का नहीं था। जैसे जैसे मैनेजर उसकी ओर बढ़ता चला जा रहा था, लकी का डर भी बढ़ता जा रहा था। मैनेजर को लग रहा था कि वो कोई संकी था और वो उसे धक्का मारकर बाहर निकालने के लिए आगे बढ़ ही रहा था कि अचानक घबराए हुए लकी के दिमाग में एक आइडिया आया। फिंगरप्रिंट! उसने अपना अंगूठा कमरे में मौजूद उस मैनेजर के सामने उठाते हुए कहा। फिंगरप्रिंट? कौन सा फिंगरप्रिंट? मैनेजर ने चौंकते हुए पूछा। अरे अरे, आपने कहा ना कि आपको कार्ड चाहिए, पर मेरे पास कार्ड नहीं है, फिंगरप्रिंट है, और मुझे मालूम है कि आपके यहाँ फिंगरप्रिंट से भी पैसे निकलते हैं। यह कहते ही लकी ने एक राहत की सांस ली थी, लेकिन मैनेजर को यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर लकी को फिंगरप्रिंट की जानकारी मिली कैसे। तुम फिंगरप्रिंट यूज करना चाहते हो? मैनेजर ने लकी को घूरते हुए पूछा। लकी की शक्ल और उसका हुलिया मैनेजर के लिए उसकी बातों से मेल नहीं खा रहा था। हाँ, मैं फिंगरप्रिंट यूज करना चाहता हूं सर, लकी ने सीना चौड़ा करते हुए कहा। उसे इस तरह देख तो मैनेजर और भी कंफ्यूज हो गया था। मैनेजर ने सोचा कि उसे एक चांस देना चाहिए, इसलिए उसने लकी को फिंगरप्रिंट इस्तेमाल करने की इजाजत दे दी थी। वो अपनी टेबल के पास गया और उसके दराज में फिंगरप्रिंट वाली मशीन ढूंढने लगा। 2-3 ड्रॉर में झांकने के बाद आखिरकार उसे वो मशीन मिल गई थी। चुपचाप यहां पर अपना अंगूठा लगाओ, मैनेजर ने मशीन को आगे बढ़ाते हुए लकी से कहा। लकी ने अपनी फटी हुई पैंट के पिछले हिस्से में अपना अंगूठा पोंछा और फिर उस मशीन पर लगा दिया। 2 सेकंड बाद मशीन में से एक आवाज आने लगी। उसके अंदर एक लाल बत्ती चल रही थी और वो जोर जोर से बीप कर रही थी। देखा, तुम्हारा फिंगरप्रिंट मैच नहीं कर रहा है, मैंने पहले ही बोला था कि कोई खाता नहीं है इस बैंक में तुम्हारा। मैनेजर ने लकी को ऐसे देखा जैसे वो कोई बड़ा अपराधी था। मैनेजर उसकी पैंट की ओर देखने लगा। उसे लग रहा था कि लकी ने अपनी जेब में कोई हथियार छुपा रखा था और वो मैनेजर को बेवकूफ बना रहा था। इससे पहले कि लकी अपनी जेब से कोई बंदूक या बम निकालता, मैनेजर ने अपना फोन निकाला और पुलिस का नंबर लगाने लगा। लकी ने उसकी स्क्रीन पर देख लिया था कि वो 100 नंबर पर फोन लगा रहा था। लकी बुरी तरह से घबरा गया था। वो बहुत ही उत्साह और जोश में अंदर तक तो चला गया था, लेकिन उसे मालूम नहीं था कि वो इतनी बड़ी मुसीबत में फंसने वाला है। लकी बैंक के अंदर दाखिल तो हो गया था, लेकिन जब मैनेजर ने उससे पैसे निकालने के लिए कार्ड मांगा तो उसके पास कार्ड नहीं था। उसकी फटेहाल हालत देखकर पहले ही मैनेजर को गुस्सा आ रहा था और उसमें लकी ने ये डिमांड रख दी थी कि वो फिंगरप्रिंट से पैसे निकलवाना चाहता था। लेकिन पानी तब सर के ऊपर से निकल गया जब उंगली मैच नहीं हुई। मैनेजर ने फोन निकाला और पुलिस को फोन लगाने लगा। अरे अरे, ये क्या कर रहे हो? देखिए सर, मेरी बात सुनिए, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं। हो सकता है मैंने गलत उंगली लगा दी हो, बस आप मेरे को एक लास्ट बार फिंगरप्रिंट लगाने दो प्लीज। लकी ने उसके सामने हाथ जोड़ते हुए कहा। देख, ये उंगली भी अगर नहीं लगी ना तो फिर ये मत कहना कि मैं अगली उंगली भी ट्राई करके देखता हूं। बार बार ऐसा नहीं चलने वाला है। अगर ये वाली काम नहीं की तो मैं सीधा पुलिस को फोन करने वाला हूं अभी, मैनेजर ने लकी को धमकाते हुए कहा। उसने अपने एक हाथ में मशीन और दूसरे हाथ में मोबाइल फोन पकड़ा हुआ था। उसने अपनी स्क्रीन पर पुलिस का नंबर खोल रखा था और उसका अंगूठा हरे बटन पर ही टिका हुआ था। इधर लकी ने अपने सीधे हाथ की उंगली को अपने पैंट से साफ किया और भगवान का नाम लेकर उसे उस मशीन पर लगा दिया। जैसे ही उसकी उंगली उस मशीन पर पड़ी, अब की बार फिर मशीन से एक आवाज आई और वो चमक कर हरी हो उठी। तभी मैनेजर के मोबाइल पर एक मैसेज आया। मैनेजर ने उस मैसेज को पढ़ना शुरू किया। वेरिफिकेशन सक्सेसफुल। खाता 1, नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल, खाता नंबर 01104। जैसे ही मैनेजर ने इस मैसेज को देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गई थी। उस मशीन पर चमकती लाइट को देखते हुए लकी की आंखें भी चमक आई थी। लकी उस हरी बत्ती को देखते ही झूम उठा था और फिर उसने मैनेजर को घूर कर देखा। उसके दिमाग में वो सारी बातें चल रही थी जो मैनेजर उससे अभी थोड़ी देर पहले सुना रहा था।
इधर मैनेजर ने उसके आगे हाथ जोड़े और खिसिया कर हंसते हुए कहा, लक्ष्मण सर प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना सर। मैं इस ब्रांच में नया आया हूँ और इसलिए मुझे मालूम नहीं था कि आप कौन हो। मैं इस ब्रांच का कस्टमर मैनेजर शशिकांत वर्मा हूँ। प्लीज़ आगे भी मेरा ध्यान रखना सर, प्लीज़। सॉरी सर। हाँ ठीक है, तो मुझे ये बताओ कि मेरे खाते में कितने पैसे रखे हुए हैं, लकी ने कहा, और वो अब सोफे पर बैठ गया। मैनेजर उसके सामने ही खड़ा हुआ था और उसके खाते की जानकारी अपने फ़ोन पर ही निकाल रहा था। उसने अपने फ़ोन पर इधर उधर कुछ उंगलियां चलाई और बोला, हो गया सर, आपके खाते में इस वक्त 90,80,70,650 रुपए रखे हुए हैं सर। शशिकांत के खुद के होश इतनी बड़ी रकम को देखने के बाद उड़ गए थे। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि इस आदमी के खाते में इतना पैसा भी हो सकता था। लकी की शक्ल देखकर तो यही लग रहा था कि उसकी उम्र 20 से 22 साल से ज्यादा नहीं थी। ऐसे में अगर उसके खाते में इतना सारा पैसा रखा हुआ था तो ये वाकई बहुत बड़ी बात थी। शशिकांत अपने मन में ये सोच रहा था कि दुनिया के 99% लोग ही अपनी पूरी जिंदगी काम करने के बाद भी इतना पैसा नहीं कमा सकते थे जितना कि लकी के खाते में इतनी छोटी सी उम्र में रखा हुआ था। लेकिन लकी ने इधर जब उसके फोन में अपने खाते पर पड़ी हुई जानकारी को देखा तो उसे कुछ अजीब सा लगा। उसे लग रहा था कि उसे तुरंत इतने पैसों के हिसाब से अब अपनी जिंदगी को ढालने की कोशिश करनी शुरू कर देनी चाहिए, वरना उसके साथ वही होने वाला था जो आज बैंक में उसके साथ हुआ था। अरे सर, खाते में पैसे के अलावा और भी चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूं सर। मैनेजर ने फिर से अपनी फोन पर उंगलियां फिराई और बोला, सर एक तो आपके खाते में एक फरारी जुड़ी हुई दिखा रहा है सर। इसके अलावा आपके खाते में 2 किलो सोने की 100 ईंटें रखी हुई हैं, 5 किलो सोने की 20 ईंटें, पिकासो की 3 असली पेंटिंग हैं, 20 हीरे हैं 24 कैरेट के और भी बहुत कुछ है सर। मैनेजर ने हाफते हुए और अपने पसीने साफ करते हुए कहा। इतना सारा धन देखने के बाद शशिकांत की आंखें तो बाहर ही निकल आई थी। उसने कभी लकी जितना अमीर आदमी अपनी जिंदगी में नहीं देखा था। जितना पैसा और सोना और जायदाद उसके पास था उसका 10% भी इस ब्रांच में किसी और के पास नहीं था। ठीक है, चलो मुझे एक कार्ड दे दो तुम, लकी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर के पीछे रखते हुए कहा। जी सर, मैं अभी आपके लिए एक नया कार्ड बनवा देता हूं सर, मुझे बस 10 मिनट दीजिए सर, बस 10 मिनट, शशिकांत ने कहा और फिर लकी के सामने ही निकल गया। जितनी देर में लकी ने अपने फोन पर फिर से उस मैसेज को खोलकर देखा उतनी ही देर में मैनेजर उसके लिए एक चमकता हुआ सुप्रीम कार्ड लेकर उसके सामने आ गया था। लेकिन उस कार्ड को देखने के बाद ना जाने क्यों मैनेजर को ऐसा लग रहा था कि यह कार्ड लकी की संपत्ति के आगे कुछ भी नहीं था। फिर भी मैनेजर इसमें कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि वो जानता था कि उसके पास इस ब्रांच में इससे बड़ा और कोई कार्ड नहीं था। इसलिए फिलहाल वो लकी को यही दे सकता था। उसने उस कार्ड पर लकी का पूरा नाम लक्ष्मण लाल अग्रवाल गुदवा दिया था। लीजिए सर आपका कार्ड, पासवर्ड वगैरह सर आपको ईमेल पे मिल जाएगा, शशिकांत ने मुस्कुराते हुए कहा और वो लकी के सामने हाथ बांधकर खड़ा हो गया। इधर लकी ने उस कार्ड को उलट पलट कर देखा और फिर अपनी जगह से खड़ा होकर वो बाहर निकलने लगा। शशिकांत का मन तो यही कर रहा था कि वो उसे दरवाजे तक छोड़ने जाए, लेकिन उसकी ड्यूटी इसी ऑफिस में थी और वो किसी को बाहर छोड़ने नहीं जा सकता था। फिर भी वो लकी के लिए दरवाजा खोलने के लिए आगे आ गया था। इधर यास्मीन अपने कैबिन में अपना सिर पकड़े हुए बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर चल क्या रहा था। एक पल को तो उसे लगा कि लकी पागल नहीं बल्कि बदमाश था कोई और उसने शशिकांत को बंदी बना लिया था। लेकिन जब वो लकी के लिए कार्ड लाने के लिए अपने दफ्तर से बाहर आया तो यास्मीन को लगा कि कुछ गड़बड़ नहीं हुई थी। फिर ये इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं, उसने अपने आप से पूछा। शशिकांत को सुरक्षित देख बैंक के बाकी लोग भी दरवाजे पर से पीछे हट गए थे। वैसे भी उसे देखते ही सब लोग अपनी अपनी जगह पर वापस दौड़े चले जाते थे। शशिकांत का खौफ ही ऐसा था कि उसकी आंखों की झलक भर से खड़ा कर्मचारी जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाता था। लेकिन एक बार शशिकांत के बाहर आने के बाद वो दोबारा बाहर नहीं आया था और ना ही लकी कमरे से बाहर आया था। इधर यास्मीन परेशान हुए जा रही थी। वो जानती थी कि अगर कुछ भी गड़बड़ हुआ तो सबसे पहले उसकी नौकरी जाने वाली थी। उसने बड़ी मुश्किल से और मेहनत करके इस नौकरी को हासिल किया था और वो किसी पागल की वजह से इसे अपने हाथ से नहीं जाने देना चाहती थी। जैसे ही परेशान यास्मीन ने अपनी नजर उठाकर फिर से उस कमरे की ओर देखा तो पाया कि लकी बहुत ही आराम से उस कमरे से बाहर निकलकर दरवाजे की ओर बढ़ता चला जा रहा था। रुको, तुम इस तरह नहीं जा सकते, यास्मीन जोर से चिल्लाई।
और भागते हुए लकी के पास चली गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जबरदस्ती हमारे वीआईपी रूम में घुसे चले जाने की? यास्मीन ने गुस्से में पूछा। उसका मन तो यही कर रहा था कि वो अभी लकी का गिरेबान पकड़कर उसे झकझोर दे, लेकिन उसने अपने आप को रोक रखा था। मैंने पहले भी कहा था ना आपसे, मैं यहां सिर्फ अपना पैसा लेने आया था और कुछ नहीं, लकी ने कहा और मुस्कुराने लगा। यास्मीन ने देखा कि उसके हाथ में एक सुप्रीम कार्ड था और वो उसकी उंगलियों के बीच चमक रहा था। यास्मीन के दिमाग में आया कि लकी ने यह कार्ड कहीं अंदर से चुरा तो नहीं लिया, और इससे पहले कि वो यहां से चोरी करके भागता, यास्मीन जोर से चिल्लाई, सिक्योरिटी सिक्योरिटी। उसकी आवाज को सुनते ही दो बंदूक वाले गार्ड भागे भागे यास्मीन के पास आ गए। ये चोरी करके भाग रहा है, पकड़ो इसे। लकी ने जब यास्मीन के मुंह से ये बात सुनी तो उसके कान खड़े हो गए। इससे पहले कि वो वहां से अपनी जान बचाकर भाग पाता, सिक्योरिटी वालों ने उसे धर दबोच लिया था और फिर उसकी जेब टटोलने लगे थे। इधर यास्मीन ने देखा कि उस सुप्रीम कार्ड पर उसने अपना नाम भी गुदवा लिया था। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने शशिकांत सर को डरा कर अपना नाम भी लिखवा लिया इस पर, इसकी जेब चेक करो, यास्मीन ने गुस्से से कहा। दोनों में से एक गार्ड लकी की जेब टटोलने लगा था। लकी की समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ये लड़की उससे समझ क्या रही थी। अगर उसे उसके खाते या इसकी संपत्ति या सिर्फ इसके परिवार के बारे में भी पता चल जाता तो भी यास्मीन उसके पैरों में गिर जाती। इससे पहले कि लकी अपनी सफाई में कुछ कह पाता, एक गार्ड बोला, मैडम इसकी जेब में तो कुछ नहीं है, बल्कि फटी हुई जेब है इसकी। तभी उसकी बात सुनकर दूसरे सिपाही ने कहा, मैडम हो सकता है कि इसी जेब में चाकू रख कर लाया हो और उसको निकालते वक्त उसी चाकू से इसकी जेब फट गई होगी, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। दूसरे सिपाही ने अपनी लड़खड़ाती जबान में बोला, अरे पागल हो क्या, ये सब आप लोग क्या बोल रहे हो, शशिका। इससे पहले कि लकी आके कुछ बोल पाता, एक गार्ड ने उसके दोनों हाथों को मरोड़ दिया था। इधर यास्मीन अपने मन में सोच रही थी कि अगर वो चाकू लाया था तो फिर वो चला कहां गया था। बाप रे। अचानक से यास्मीन की आंखें बड़ी सी हो गई थी। उसे लगा कि लकी ने उस चाकू से शशिकांत का खून कर दिया था। यास्मीन ने तुरंत अपना फोन निकाला और पुलिस को फोन मिलाते हुए कहा, हेलो पुलिस स्टेशन, मैं न्यू सिटी बैंक से बोल रही हूँ। हमारे बैंक में एक सनकी चोर घुस आया है और उसने हमारे कस्टमर मैनेजर का खून कर दिया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए सर। यास्मीन ने घबराते हुए कहा और फोन रख दिया। तब तक दोनों गार्ड ने लकी को नीचे घुटनों के बल बैठा दिया था और उसके सिर पर बंदूक तान दी थी। जैसे ही बाकी लोगों ने भी अपनी आंखों के सामने ये मंजर देखा तो वो सब लोग भी लकी के आसपास घेरा बनाकर खड़े हो गए। अंदर बैठे मैनेजर ने जब इस हलचल को देखा तो वो भी अपना सारा सिस्टम बंद करके बाहर आ गया। अरे क्या हो रहा है ये सब, उसने जोर से आवाज देते हुए पूछा। जैसे ही सब लोगों ने उसकी आवाज सुनी तो वो चौंक गए और शशिकांत वर्मा की ओर देखने लगे। देखने वालों में यास्मीन भी शामिल थी और उसने देखा कि उसका मैनेजर तो जिंदा है और सही सलामत उसकी आंखों के सामने खड़ा था। सर आप जिंदा हैं? यास्मीन ने खुशी और आश्चर्य भरे भाव के साथ शशिकांत की ओर देखते हुए कहा, लेकिन अगले ही पल उसकी खुशी की जगह दुख ने ले ली थी। उसे एहसास हो रहा था कि आखिर उसने कितनी बड़ी गलती कर दी थी। यास्मीन ने अपनी ही जुबान काट ली थी और उसके जले पर नमक छिड़का शशिकांत ने। उसने कहा, मैं क्यों इतनी जल्दी मरने लगा और तुमने ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, उसने कहा और फिर उस भीड़ की ओर बढ़ने लगा। जैसे ही वो आगे आया उसने देखा कि उन लोगों ने लकी को गन पॉइंट पर बैठा रखा है। अरे किसने किया ये? शशिकांत तुरंत लकी की ओर दौड़ा और उसने उसके पास खड़े दोनों गार्ड्स को हटा दिया। फिर लकी को उठाने के लिए उसने अपना हाथ उसकी ओर बढ़ा दिया और बोला, सर आई एम रियली सॉरी सर, इस बेवकूफ़ी के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूं सर, आई एम रियली सॉरी सर। शशिकांत उसके पैरों में ही गिरने को हो गया था। लकी उसका हाथ पकड़कर खड़ा हुआ और फिर यास्मीन की ओर घूरने लगा। आप पूछ रहे थे ना कि किसने किया? इसने किया है ये, और इसने सिर्फ इतना ही नहीं किया बल्कि इसने पुलिस को भी बुला लिया है। इसे लग रहा है कि मैं कोई क्रिमिनल हूं जिसने आपका खून कर दिया है और आपसे ये कार्ड चुरा कर भाग रहा हूं, ये कार्ड जो आपने मुझे दिया है। लकी ने यास्मीन की ओर उंगली दिखाते हुए गुस्से में कहा। अचानक ही सब लोग थोड़ा पीछे हटकर यास्मीन को देखने लगे थे। यास्मीन घबराई हुई सी फर्श पर तो कभी छत को देखे जा रही थी। यास्मीन, जो मैं सुन रहा हूं क्या वो सच है? शशिकांत ने यास्मीन को घूरते हुए गुस्से में पूछा। उसकी आंखों में छुपे गुस्से को यास्मीन बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी।
इसलिए उसकी ना तो लकी से और ना ही शशिकांत से नजर मिलाने की हिम्मत हो रही थी। फिर भी वो जानती थी कि उसका चुप रहना इस वक्त उसके लिए बहुत खतरनाक हो सकता था। इसलिए उसने कहा, सर ये सब मेरी गलती है सर, ये मेरी बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग है सर। मुझे लगा कि ये ज़बरदस्ती अंदर घुस आया है और इसने आपके ऊपर हमला करके आपसे ज़बरदस्ती ये कार्ड बनवा लिया है और फिर आपको मार दिया है सर। यास्मिन ने घबराते हुए कहा। उसकी डरी सहमी सी आंखों में अब आंसू ही आ गए थे। मैनेजर ने जब उसकी ये बात सुनी तो उसने अपना सिर पकड़ लिया। यास्मिन जैसी समझदार लड़की इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती थी? उसने लकी को पहचाना ही नहीं था। खैर, मैनेजर को लगा कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। जब वो खुद लकी को नहीं पहचान पाया था तो फिर यास्मिन कैसे पहचान पाती? इसलिए उसने सोचा कि सबके सामने उसे कुछ कहने से अच्छा था कि वो यास्मिन को एक कोने में ले जाकर लकी की सच्चाई बताए। शशिकांत ने उसका हाथ पकड़ा और उसे खींच कर अपने साथ खंबे के पास ले गया और बोला, तुम्हें मालूम है ये कौन है? अरे ये लक्ष्मण अग्रवाल है, लक्ष्मण अग्रवाल खानदान का वारिस। तुम्हें पता है ना कि अग्रवाल खानदान का खाता हमारे बैंक की जितनी भी शाखाएं हैं उसमें सबसे बड़ा खाता है। यास्मीन ने जैसे ही ये नाम सुना उसके पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई थी। वो जानती थी कि अगर न्यू सिटी बैंक इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा था तो उसके पीछे अग्रवाल खानदान का सबसे बड़ा हाथ था। इस बात का जिक्र उससे तब भी किया गया था जब उसने नौकरी ज्वाइन की थी। तुम्हें पता है इस लड़के के नाम पे कितनी प्रॉपर्टी है? ये अपने दम पर ना इस पूरे एरिया को खरीद सकता है, शशिकांत ने यास्मीन से कहा। यास्मीन जैसे जैसे लकी को देखी जा रही थी वो बड़ी बड़ी आंखों से उसे घूरे जा रही थी। लकी कभी उन दोनों को देख रहा था तो कभी अपने आसपास खड़े लोगों को देख रहा था। अब सबसे पहले तो पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि हमसे गलती हो गई थी, और उसके बाद जाकर तुम उनसे भी माफी मांगो, और अगर उन्होंने तुम्हें माफ कर दिया तो तुम्हारी किस्मत, वरना समझ लेना कि तुम्हारी नौकरी चली गई, शशिकांत ने कहा और दौड़कर लकी के पास जाकर खड़ा हो गया। इधर यास्मीन अभी भी वहीं पर खड़ी थी। अभी अभी जो शशिकांत उसे बता कर गया था वो यास्मीन पचा नहीं पा रही थी। उसे लग रहा था कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, लेकिन कोई उसकी सुनने वाला नहीं था। बैंक उस छोटी सी मैनेजर के चक्कर में अपने सबसे बड़े कस्टमर को छोड़ने वाला तो नहीं था। अब मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है, यास्मीन ने निराश होते हुए अपने आप से कहा, और फिर अपनी जेब से फोन निकालकर पुलिस थाने में फोन लगाया। जैसे ही यास्मीन ने पुलिस वालों से ये कहा कि उससे गलती हो गई और जिसे वो बदमाश समझ रही थी असल में वो बदमाश नहीं बल्कि शहर के सबसे बड़े रईस का बेटा था, तो उधर से आवाज आई, मैडम सॉरी, लेकिन अब तो गाड़ी निकल गई है, वहां पहुंचती होगी, अब आपको जो भी कहना है इंस्पेक्टर साहब से कह देना। और उस पुलिस वाले ने फोन काट दिया। मर गए, यास्मीन ने अपने आप से निराश होते हुए कहा। उसके हाथ थर थर कांप रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। अब उसके पास लकी से माफी मांगने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। लेकिन अगर लकी सर ने मुझे माफ नहीं किया और उल्टा मेरे ऊपर डिफेमेशन का चार्ज लगा दिया तो, यास्मीन ने अपने आप से कहा, और वो अब और भी ज्यादा घबरा गई थी। उसने देखा कि लकी उसे घूर कर देख रहा था। शशिकांत पूरी कोशिश कर रहा था कि वो लकी को शांत करवा सके, लेकिन लकी वहां से हिलने का नाम तक नहीं ले रहा था। यास्मीन उसके पास पहुंच गई थी। वैसे तो वो जानती थी कि उसे माफी मांगने से उसकी किस्मत बदलने वाली तो थी नहीं, फिर भी उसने एक बार कोशिश करनी चाहिए और लकी से कहा, सर मैं आपको गलत समझ रही थी सर, एक्चुअली आपके। यास्मीन ने उसके कपड़े को देखा और एक सांस लेते हुए आगे बोली, सर प्लीज मुझे माफ कर दीजिए सर, मेरी इंटेंशन आपको हर्ट करने की बिल्कुल भी नहीं थी, मैं तो जो कुछ कर रही थी बैंक की सेफ्टी के लिए कर रही थी सर। यास्मीन ने गिड़गिड़ाते हुए कहा और नीचे देखने लगी। इट्स ओके, कोई बात नहीं है, लकी ने कहा और उसके हाथ से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल गया। यास्मीन को अपने कानों पर तो विश्वास ही नहीं हो रहा था। वो मान ही नहीं पा रही थी कि लकी ने उसे माफ कर दिया था। उधर लकी को अपने आप पर विश्वास नहीं हो रहा था कि वो रातों रात इतना अमीर हो गया था। आखिर लकी इतने पैसों का क्या करने वाला था? लकी न्यू सिटी बैंक से अपना सुप्रीम कार्ड लेकर निकल रहा था। असल में उसे क्लास में जाने में देर हो रही थी, इसलिए वो बिना यास्मीन से कुछ कहे या उसे सबक सिखाए वहां से निकल गया था। लकी दिल्ली यूनिवर्सिटी के ही एक कॉलेज में पढ़ता था। जैसे ही वो कॉलेज के अंदर दाखिल हुआ उसके पैर एक कीचड़ से भरे गड्ढे में पड़ गए। ओह शिट, उसने अपने आप से कहा और अपने जूतों को पास की सड़क पर साफ करने लगा। वो कॉलेज एडमिनिस्ट्रेशन के दफ्तर की ओर देखकर उसे कोस रहा था। कॉलेज की सड़कों पर इतने सारे गड्ढे हो गए थे, लेकिन वो लोग एक भी गड्ढा नहीं भरवा रहे थे। जब भी लकी इस चीज की कंप्लेन करने के लिए वहां जाता तो वो इसे ये कह देते कि फंड ही नहीं है।
उसने जैसे तैसे अपना जूता तो साफ कर लिया था, लेकिन वो अपनी पैंट पर लगे कीचड़ के दाग को साफ नहीं कर पाया था। वो बाथरूम की ओर जा पाता, इतने में क्लास की घंटी बज गई। वो भागते हुए क्लास में पहुंचा। उसने दरवाजे के बाहर से ही देखा कि प्रोफेसर कमलनाथ मिश्रा पोडियम पर आ गए थे और उन्होंने आज के लेक्चर की शुरुआत भी कर दी थी। जैसे ही उनकी नजर बाहर खड़े लकी पर पड़ी तो उनकी आंखें निराशा से भर आई। इधर लकी का सिर भी शर्म से झुक गया था और उसे अंदर ही अंदर बुरा लग रहा था। कॉलेज में जितने भी प्रोफेसर थे उनमें से कमलनाथ जी को लकी सबसे ज्यादा पसंद करता था। बाकी प्रोफेसर ये बात जानते थे कि लकी पढ़ाई के साथ साथ जॉब भी करता था, इसलिए उसका पढ़ाई में ध्यान नहीं था, इसलिए वो भी लकी के ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देते थे। कुछ लोग तो पूरी क्लास के सामने उसका मजाक भी उड़ाते थे, लेकिन सिर्फ कमलनाथ जी ही ऐसे प्रोफेसर थे जो उसके साथ बराबरी का व्यवहार करते थे। लकी बिना कुछ कहे वैसे ही अपना सिर नीचे झुकाए क्लास में दाखिल हो गया। जैसे ही उसके पैर क्लास में पड़े सभी लोग उसकी ओर देखने लगे। अबे ये फटीचर कब से लेट आने लगा? सूरज पश्चिम से उग सकता है लेकिन ये कभी लेट नहीं हो सकता। आज क्या हो गया इसे? एक लड़के ने लकी को चिढ़ाते हुए कहा। अबे यार इसकी पैंट तो देख कितनी गंदी है। भाई क्लास में लड़कियां भी होती हैं, कम से कम कपड़े तो ढंग से पहन के आ यार। दूसरे लड़के ने कहा और उसकी ये बात सुनकर उसके पास बैठी लड़की हंस दी और बोली, अरे कहां से पहन कर आता? कपड़े के लिए तो पैसे हैं नहीं इसके पास, एक ये कपड़ा है इसके पास, बहुत है इसके लिए। क्लास में बैठे सभी लोगों ने लकी के ऊपर फफ्तियां कसनी शुरू कर दी थी। हर कोई उसके ऊपर कुछ न कुछ कहे जा रहा था। ऐसा नहीं था कि लकी ये सब आज ही सुन रहा था। इस तरह की फफ्तियों का सामना वो रोज करता था। रोज उसे ऐसी बातें सुनकर बुरा भी लगता था और आज भी उसने अपना सिर नीचे तो झुका लिया था, लेकिन आज उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। इन लोगों को पता नहीं था कि यह अनलकी आज कितना लकी होकर आ रहा है। जैसे ही क्लास में बैठे बच्चों का शोर बढ़ने लगा, उधर से कमलनाथ जी ने चिल्लाते हुए कहा, आपस में बात करना बंद करो। अगर तुम लोग इस तरह बात करते रहोगे तो मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा। सभी लोग शांत होकर उनकी बात सुनने लग गए। तब तक लकी भी अपनी कुर्सी पर जाकर बैठ गया था। कमलनाथ जी ने फिर से पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाते पढ़ाते ना जाने क्यों उनकी नजर बार बार लकी की ओर जा रही थी। लकी को समझ नहीं आ रहा था कि कमलनाथ जी ऐसा जानबूझकर कर रहे थे। उनकी आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था कि उनमें लकी के लिए ढेर सारा गुस्सा भरा हुआ था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद वो अपने प्रोफेसर की उम्मीदों पर खरा नहीं उतर रहा था। थोड़ी ही देर में कमलनाथ जी की क्लास खत्म हो गई। बच्चों आज की क्लास यही खत्म होती है। कल आप सबको क्या काम करके लाना है वो मैंने यहाँ लिख दिया है। कल मिलते हैं आप सबसे, कमलनाथ जी ने कहा और क्लास के बाहर चले गए। जैसे ही वो बाहर गए पीछे वाले दरवाजे से किसी की आवाज आई, डिंपल। जैसे ही वो आवाज सबके कानों में पड़ी सब लोग क्लास के पीछे वाले दरवाजे की ओर देखने लगे। वहां कोई और नहीं बल्कि डिंपल का नया बॉयफ्रेंड राहुल खड़ा था। ये लोग राहुल को अच्छी तरह से जानते थे। राहुल ने दरवाजे से झांक कर देखा तो वहां कोई नहीं था। वो धीरे धीरे कमरे में दाखिल हुआ और सीधा डिंपल के पास चला गया। डिंपल खिड़की के पास बैठी हुई थी। जैसे ही राहुल उसके पास पहुंचा, डिंपल ने अपने हाथ उसकी गर्दन में किसी हार की तरह डाल दिए और उसकी बाहों में झूम उठी। उधर राहुल ने भी डिंपल को सबके सामने चूम लिया था। यह नजारा देखते ही सबकी नजरें लकी के ऊपर जा टिकी। सबको अभी तक तो यही पता था कि डिंपल लकी की गर्लफ्रेंड है। किसी को इस बात की खबर नहीं थी कि उन दोनों का ब्रेकअप हो गया था। डिंपल को राहुल की बाहों में देखकर लकी के तन बदन में आग तो लग गई थी, लेकिन फिर भी वो शांत होकर वहीं बैठा हुआ था और उसने अपने गुस्से पर काबू कर लिया था। अरे भाई लकी, क्या हो रहा है ये सब? डिंपल राहुल के साथ कैसे? उसके एक दोस्त ने आकर लकी से कहा। होने देना यार, जो हो रहा है छोड़ना, लकी ने कहा। उसका इस बारे में किसी से बात करने का कोई मन नहीं हो रहा था। अरे भाई तुझे पता है वो राहुल कितना चालू आदमी है। अभी तक इस कॉलेज की 5 लड़कियों को फंसा चुका है और ये डिंपल छठी है, लकी के दोस्त प्रीतम ने उससे कहा। उसकी ये बात सुनते ही लकी ने प्रीतम को घूर कर देखा। प्रीतम को लगा कि लकी को उसकी बात का बुरा लगा था, लेकिन अगले ही पल वो उसे देखकर मुस्कुराया और बोला, कोई बात नहीं भाई, सबकी अपनी अपनी लाइफ है। ये कहकर लकी डिंपल की ओर देखने लगा जो कि राहुल की बाहों में इतरा रही थी। वो जानती नहीं थी कि लकी चाहता तो यहीं खड़े खड़े राहुल और उसके पिता को उनके कारोबार समेत खरीद सकता था। उधर जैसे ही राहुल और डिंपल की नजर भी लकी पर पड़ी तो वो जानबूझकर उसे छेड़ने के लिए उसके सामने से गुजरने लगे। अच्छा लकी, सुनना जरा। अचानक से डिंपल लकी के सामने रुकी और बोली। उसने अभी भी राहुल की कमर में अपना एक हाथ डाल रखा था। फिर उसने अपने दूसरे हाथ से अपना मोबाइल निकाला और उसका कवर खोलकर लकी के मुंह पर फेंक दिया और बोली,
अब क्योंकि मैं तुम्हारे साथ नहीं हूं, इसलिए मुझे तुम्हारे इस बेकार से कवर की कोई जरूरत नहीं है। इसे तुम अपने पास रख सकते हो। लकी ने उससे कुछ नहीं कहा और नीचे गिरा वो कवर उठाकर अपनी टेबल पर रख दिया। बेबी, इसने तुम्हें कवर गिफ्ट किया? कवर कौन गिफ्ट में देता है भाई? राहुल ने उसके सामने ही डिंपल से कहा। राहुल लकी को नीचा दिखाने का एक भी मौका अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहता था। लकी अंदर ही अंदर मुस्कुरा रहा था। डिंपल ने राहुल की ओर देखा और बोली, बेबी, बात यह है कि जिसकी मोबाइल खरीदकर गिफ्ट करने की औकात नहीं होगी, वो सिर्फ कवर ही तो गिफ्ट कर सकता है ना, और क्या। कोई बात नहीं बेबी, मैं आज ही तुम्हें एक नया फोन दिलवाता हूं। आ जाओ, चलते हैं कनॉट प्लेस और वहां से लाते हैं बेबी के लिए एक नया फोन, राहुल ने कहा। लकी का मन तो यही कर रहा था कि वो जोर से राहुल के ऊपर हंसे, लेकिन उसने अपनी हंसी को रोक लिया था। हाँ बेबी, हमने एक पहले नया फोन खरीदेंगे और फिर उस फोन की पार्टी भी करेंगे, और उसके बाद आज, डिंपल ने कहा और राहुल के चेहरे पर उंगलियां फिराने लगी। राहुल भी और लकी भी उसके इशारे को समझ गए थे। लकी जानता था कि ये सब सिर्फ उसे चिढ़ाने के लिए वो कर रही थी, लेकिन लकी को खुद के लिए नहीं बल्कि डिंपल के लिए बुरा लग रहा था। वो मन ही मन ये सोच रहा था कि अगर डिंपल बस थोड़ा सा और इंतजार कर लेती तो आज लकी उसके लिए फोन की पूरी दुकान खरीद कर रख देता। भाई, ये सब क्या हो रहा है? तेरे सामने ये सब हो रहा है और तू बस मुस्कुराए जा रहा है। गुस्सा नहीं आ रहा तुझे? प्रीतम ने लकी से पूछा। नहीं यार, जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा है। जो होता है वो भी अच्छे के लिए होता है, इसलिए चिल यार, छोड़, लकी ने कहा और फिर राहुल और डिंपल की ओर देखने लगा। अब उन दोनों की नजर लकी के मुस्कुराते हुए चेहरे पर पड़ी तो वो अंदर से भवक गए। दोनों की दोनों ही ये सब सिर्फ और सिर्फ लकी को जलाने के लिए कर रहे थे, लेकिन वो तो ऐसे बैठा था जैसे उसका और डिंपल का कोई रिश्ता ही नहीं था। जब अपनी इस बातों का लकी के ऊपर कोई असर होता नहीं दिखा तो डिंपल राहुल से बोली, बेबी चलो यहां से। बेबी नहीं बेबी, हबी। आज से तुम मुझे हबी बोलोगी और मैं तुम्हें बोलूंगा मेरी प्यारी वाइफी, राहुल ने कहा और लकी के सामने ही डिंपल को चूम लिया। ये देखते ही लकी थोड़ा सा जल्द भुन तो गया और उसका जवाब भी वो राहुल को देना चाहता था, इसलिए उसने कहा, डिंपल ये सब क्यों कर रही हो तुम? क्या दिखाना चाहती हो इससे? लकी को डिंपल का ऐसा रूप देखकर उसी के लिए बुरा लग रहा था। राहुल की किसी बात का तो लकी के ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ, लेकिन लकी की इस बात का राहुल को जरूर बुरा लग गया था। उसने गुस्से से अपनी नाक फुलाते हुए कहा, ओए फटीचर, ज्यादा बकवास करने की जरूरत नहीं है। आज के बाद अगर तूने मेरी डिंपल के बारे में कुछ कहा या उसकी तरफ आंख उठाकर भी देखा ना तो मैं राजपथ पर तेरी परेड करवा दूंगा। रहने दे भाई, उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं खराब चीज ना तो देखता हूं और ना ही उसके बारे में बात करता हूं, लकी ने कहा और फिर से प्रीतम की ओर देखकर हंसने लगा। जिस तरह से लकी आज राहुल के मुंह पर जवाब फेंक कर मार रहा था, प्रीतम को तो विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ये वही लकी है जो उसका दोस्त हुआ करता था। उधर राहुल उसका जवाब सुनकर गुस्से से लबरेज हो रहा था। वो लकी को सबक सिखाने के लिए अपना घूंसा तान कर उसकी दिशा में बढ़ा ही रहा था कि इतने ही में पीछे से एक लड़की की आवाज आई, डिंपल। सब लोगों ने फिर से उस आवाज की ओर देखा। वहां पर एक थोड़े छोटे कद की लड़की खड़ी थी और वो गुस्से से डिंपल की ओर देख रही थी। उसकी आंखों पर चश्मा लगा था और उसके बाल खुले हुए थे। अब तू हद से आगे बढ़ती जा रही है डिंपल। लकी जैसे लड़के को छोड़कर तू इस एक नंबर के लफंगे लड़के के साथ पड़ी है। तुझे तो कॉलेज के किसी गड्ढे में जाकर डूब मरना चाहिए। साक्षी, क्या कह रही है तू? जुबान संभाल अपनी, डिंपल ने कहा। राहुल के बारे में बुराई नहीं बल्कि लकी के बारे में अच्छी बातें सुनकर डिंपल का मन खराब हो गया था। जब डिंपल लकी के साथ थी तो उसकी साक्षी से भी अच्छी दोस्ती थी। साक्षी एक बहुत ही सुलझी हुई लड़की थी। जब भी डिंपल और लकी के बीच किसी बात को लेकर झगड़ा होता तो डिंपल उसे सुलझाने के लिए अक्सर साक्षी की ही मदद लेती थी। मैं जो कह रही हूं ना सही कह रही हूं। तुझे सीरियसली शर्म आनी चाहिए डिंपल। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तू ऐसी लड़की निकलेगी। लकी जैसा बंदा ना तुझे कहीं नहीं मिलेगा, साक्षी ने कहा और एक कदम आगे आ गई। इधर लकी ने देखा कि साक्षी की बात सुनते ही राहुल के कान खड़े हो गए थे, लेकिन वो सच बोल रही थी इसलिए राहुल भी कुछ नहीं कर सकता था। साक्षी लकी के पास आकर खड़ी हुई और बोली, तू इतनी जल्दी कैसे भूल गई यार? लकी तेरे लिए हर टफ टाइम में खड़ा रहा था। जब भी तू बीमार होती थी और तेरे खड़े होने की भी हालत नहीं होती थी तो बेचारा तेरे लिए खाना बनाता था, तेरे कपड़े धोता था और तो और तेरे लिए दवाई तक लेके आता था। तुझे याद है ना जब हम हिमाचल घूमने गए थे और तेरे पैर में मोच आ गई थी तो ये बेचारा अपनी नौकरी छोड़कर भागा भागा रात में हमारे पास आ गया था। इतना प्यार किया इसने तुझसे और तू इसे छोड़कर जा रही है, साक्षी ने कहा।
अपने लिए साक्षी के मुंह से इतना सब कुछ सुन लेने के बाद लकी ने अपनी गर्दन नीचे झुका ली थी। उसे डिंपल के साथ बिताए वो सारे लम्हे याद आ रहे थे। वो डिंपल के ऊपर जान छिड़कता था। उसका बस चलता तो वो डिंपल को अपनी हथेलियों पर लेकर घूमता। भले ही उस वक्त उसके पास पैसे नहीं थे, लेकिन वो फिर भी डिंपल की छोटी सी छोटी डिमांड को पूरा करने के लिए अपनी जान लगा देता था। जो कवर डिंपल ने उसके मुंह पर फेंक कर मारा था, वो कवर को खरीदने के लिए लकी ने 3 दिन तक ओवर टाइम किया था। लकी को जैसे ही ये सब याद आया, उसकी पलकों की कोरे भींग गई थी। इधर साक्षी की बात पूरी नहीं हुई थी। उसने आगे कहा, अरे ये लकी अपनी छोटी सी सैलरी में से भी रोज तेरे गोलगप्पे के लिए पैसे निकाल लेता था। तुझे नहीं पता है, मुझे पता है कि आज भी एक बाइक खरीदने के लिए बंदा तेरे लिए पैसे जुटा रहा था। रोज दाल और रोटी खा रहा है सिर्फ इसलिए ताकि तुझे बाइक पर घुमा सके, और तू ऐसे आदमी को नीचा दिखाने की कोशिश कर रही है। ये सब सुनकर डिंपल का चेहरा ही बुझ गया था। उसे भी साक्षी की कही बातें दिल पर लग रही थी, लेकिन इस वक्त वो राहुल के साथ थी और उसका हाथ राहुल की कमर में था। वो चाह कर भी राहुल के खिलाफ ना तो कुछ बोल सकती थी और ना ही कुछ सुन सकती थी। इसलिए उसने अपने बचाव में कहा, हाँ तो ये तो इसका प्रॉब्लम है ना। मैंने इससे पहले ही कहा था कि ये मेरा प्यार अफोर्ड नहीं कर पाएगा, तो फिर ये मेरे साथ इतना आगे क्यों बढ़ा? आज अगर मैं चीज सैंडविच खा सकती हूं तो फिर मैं बिना घी वाली रोटी क्यों खाऊं? लकी डिंपल की ये बात सब सुन रहा था और उससे पहले कि वो कुछ जवाब देता, अचानक ही उसका फोन बज उठा। उसने मोबाइल निकाल कर देखा तो पाया कि किसी अनजान नंबर से उसे फोन आया था। साक्षी और डिंपल के बीच हो रही बहस के बीच ही लकी फोन उठाने के लिए वहां से निकल गया। देखा कितनी बदतमीजी से उठ के चला गया, चलो अभी। डिंपल ने राहुल के हाथ को कसकर पकड़ा और निकल गई। इधर फोन पर लकी कुछ बोलता उससे पहले ही दूसरी तरफ से आवाज आई, बहुत हो गया लक्ष्मण, अब बस घर आ जा जल्दी से। यह आवाज सुनते ही लकी एक पल में उसे पहचान गया था। उसके दिमाग से डिंपल के सारे ख्यालात चले गए थे और सिर्फ उस आवाज को सुनकर ही उसकी आंखें भीग आई थी। आखिर किसकी थी वो आवाज? किसका फोन आया था लकी को जो उसका घर पर इंतजार कर रहा था? क्यों आखिर लकी की आंखें भीग आई थी? इन सब सवालों के जवाब अगर आप जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें भी बताएं और आगे की कहानी जानने के लिए सुनते रहें लखपति, सिर्फ पॉकेट FM पर।